हेलो फ्यूचर प्रोफेशनल्स। तो बाबू इस रिवीजन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि आप ये रिवीजन वीडियो देखने के लिए जाओ उससे पहले आप एक चीज सुनते जाओ कि एग्जाम के लिए सिर्फ रिवीजन वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है बाबू। सिर्फ रिवाइज करके सिर्फ नोट्स पढ़ करके चल जाना इज नॉट मोर देन इनफ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कभी सोचा है कि ट्वेल्थ क्लास में जहां पे हम लोगों ने सब्जेक्ट में 80 या 90 प्लस मार्क्स लाने का सोचते थे, वहां पे सीए इंटर में हम लोग कोई भी सब्जेक्ट में 40 या 50 तक ही क्यों रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? द रीजन इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जहां पे हम लोग ट्वेल्थ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, वहीं इंटर में आकर के हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हो जाता है या फिर ना के बराबर हो जाता है। इसी के लिए जीएसटी कैप्सूल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एकदम फ्रेश प्रैक्टिस बैच। क्या लेकर के आया है सर? फ्रेश प्रैक्टिस बैच, जिसका प्राइस सिर्फ 999 है बाबू। सिर्फ 999, जो स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, जो स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से। 2 घंटा आपको डेली बेसिस पे देना है। मैक्स टू 15 डेज ये बैच चलेगी। रात शाम के 2 घंटे आप मुझे दोगे, इस पे हम लोग प्रैक्टिस बैच में डिस्कशन करेंगे। सर प्रैक्टिस बैच में क्या होने वाला है सर? इसमें सर हम लोग डिस्कस करने वाले 250 प्लस क्वेश्चंस। हम लोग 250 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाबू। हम लोग साथ में इसका राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कहाँ के है सर? ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मॉड्यूल के प्रीवियस आरटीपी एमटीपी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के कंपाइलेशन का क्वेश्चन बैंक है बाबू। आपको समराइज नोट्स दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, आपको रिवीजन वीडियोस दिया जाएगा, रिवीजन ऑडियोस दिया जाएगा, और डेली बेसिस में आप लोगों को एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी दिया जाएगा जो आप लोगों को घर पे सॉल्व करना है। तो बाबू जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर ले, जल्दी से जल्दी यहाँ पे जाकर के आप लोग रजिस्टर कर ले। जो भी ये क्यूआर कोड आप लोगों को दिख रहा है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करे और जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड कर ले, सो दैट आप लोगों का प्रैक्टिस क्वेश्चन का अधिकतर से अधिकतर हो पाए और आप लोग एग्जाम में जाकर के एकदम अच्छा से आंसर लिख करके आओ। तो चलिए अब हम लोग रिवीजन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाबू इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए इफेक्टिव हो रहा है और एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को एक जोर सा लाइक दे दे और अपने उस दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जो इस बार एग्जाम अपियर करने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज बाबू योर इंस्पिरेशन इज आर मोटिवेशन, योर इंस्पिरेशन इज आर मोटिवेशन। एक लाइक देकर के हम लोगों को इंस्पायर करो बाबू। ठीक है, तो बाबू इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है सर? उसके बाद वो जो भी जीएसटी नंबर हम लोगों का होता है, जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं बाबू, वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। सर वो कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। सर वो 15 डिजिट क्या होते हैं बाबू? स्टार्टिंग का 2 डिजिट जो होता है बाबू, वो क्या होता है? स्टेट कोड होता है। वो क्या होता है बाबू? स्टेट कोड होता है। क्या होता है? स्टेट कोड होता है। उसके बाद बाकी 10 डिजिट जो होते हैं वो बाबू पैन होते हैं। क्या होते हैं? पैन होते हैं। उसके बाद 2 डिजिट होता है एंटिटी कोड, और लास्ट में होता है चेक। ये 15 डिजिट का क्या होता है बाबू? जीएसटी नंबर होता है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट स्टेट कोड, बाकी 10 डिजिट पैन नंबर, उसके बाद 2 एंटिटी कोड, और लास्ट में क्या आता है बाबू? एक चेक आता है। जीएसटी इन हो गया बाबू। अब क्या सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमको एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, मगर हम अलग अलग स्टेट में अगर बिजनेस करें तो सर क्या सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं क्या? नहीं बाबू, सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। आपको हर एक स्टेट में जाकर के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब क्या? स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर सर सिंगल स्टेट में अगर अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं तो सर, अगर हम झारखंड में और झारखंड में अलग अलग प्लेसेस में बिजनेस कर रहे हैं तो सर क्या अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? ऑप्शन तुम्हारे ऊपर है बाबू। क्या ऑप्शन तुम्हारे ऊपर में? सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो हर एक बिजनेस के लिए, या अलग अलग प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक ही स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और आप एक ही जीएसटी नंबर लेकर के रख रहे हो बाबू, तो उस जीएसटी में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कहां कहां पे और आप बिजनेस कर रहे हो। उसके बाद बाबू आपको पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बाबू नॉन रेसिडेंट के पास पैन कार्ड नहीं होता। पैन कार्ड किसको बोलते हैं बाबू? रेसिडेंट पर्सन को पैन कार्ड मिलता है। तो अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो वो किस बेसिस में रजिस्ट्रेशन लेगा बाबू? पासपोर्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेगा। पासपोर्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन लेगा। उसके बाद बाबू ये झारखंड है। झारखंड के अंदर में एक एसईजेड यूनिट आता है। एक कौन सा यूनिट आता है बाबू? एसईजेड यूनिट आता है। ये नॉन एसईजेड यूनिट आ गया। सर आपका एक बिजनेस एसईजेड में है, एक बिजनेस नॉन एसईजेड में। सर एक बिजनेस एसईजेड में और एक नॉन एसईजेड में, तो सर क्या एक रजिस्ट्रेशन से चल जाएगा क्या? अभी आपने बोला ना कि एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो एडिशनल बिजनेस। नहीं बाबू, एसईजेड में अगर है और नॉन एसईजेड में है तो बाबू दोनों को अलग अलग मानेंगे और दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
उसके बाद बाबू व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, कब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे बाबू? अगर आपका नॉर्मल टैक्स पेयर है, अगर आप कोई नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो आपको सेक्शन 22 और 24 के अंदर में अगर लाइबल हो जाते हैं, सेक्शन 24, 22 और 24 के अंदर में अगर लाइबल हो जाते हैं, तो विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बाबू जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, कौन कौन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जब भी वो बिजनेस कमेंस करने वाले बाबू, उसके 5 दिन पहले वो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा बाबू? इफेक्टिव डेट, अगर आप वॉलेंटरी रजिस्टर्ड कर रहे हो, तो जिस दिन भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, जिस दिन भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर आप लाइबल टू रजिस्टर्ड थे अंडर सेक्शन 22 और 24, आप लाइबल टू रजिस्टर्ड थे और विद इन 30 डेज आप अच्छे आदमी निकले, आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिए, तो अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते बाबू, तो जिस दिन आप लाइबल हुए थे उस दिन रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर विद इन 30 डेज आप अप्लाई नहीं करोगे बाबू, तो जिस दिन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या बोले सर? क्या पढ़ा रहे थे सर? हम लोग इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? सर अगर आप वॉलेंट्री रजिस्टर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वॉलेंट्री रजिस्टर्ड कर रहे हो, तो जिस दिन भी सर्टिफिकेट आपको ग्रांट होगा, आपको वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगे। लेकिन अगर आप लाइबल टू रजिस्टर थे अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24, और अगर आप 30 दिन के अंदर, क्या 30 दिन के अंदर अगर अप्लाई कर देते हो, तो जिस दिन आप लाइबल हुए, जिस दिन भी आप लाइबल हुए, वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। या अगर 30 दिन के बाद करते हो, अगर 30 दिन के बाद करते हो बाबू, तो फिर जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये नोट्स कहाँ मिलेगा बाबू? इस नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है सर? कैसे रजिस्टर्ड करते हैं बाबू? सबसे पहला आता है पार्ट 1। सबसे पहला क्या आता है बाबू? पार्ट 1, जहां पे एवरी पर्सन लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर अ पैन नंबर। क्या करेगा? सबसे पहले अपना वो पैन नंबर डालेगा, वहां पे अपना मेल आईडी, फोन नंबर डालेगा, अपना बिजनेस का नाम डालेगा, मतलब लीगल नेम जो पैन में मेंशन है वो डालेगा और उसको वैलिडेट करेगा। अगर ये रेगुलर क्लास होता बाबू, तो आप लोगों को, हम रेगुलर क्लास में क्या करते हैं, हम लोग जीएसटी पोर्टल खोल करके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना सीखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। लेकिन मगर अगर हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे बाबू, तो फिर रिवीजन वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, हम लोग यहीं से समझने का कोशिश करते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग पैन डालेंगे, किस स्टेट में आप बिजनेस करने वाला, अपना मेल आईडी, फोन नंबर डालेंगे। अब मेल आईडी और फोन नंबर दोनों में ओटीपी जाता है बाबू। जैसे हम लोग ओटीपी डालेंगे, हम लोग क्या जनरेट हो जाएगा बाबू? टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा बाबू, वापस वापस से आप क्या करोगे? फिर लॉगिन करोगे टेम्पररी रेफरेंस नंबर डाल करके, और उसके बाद एक ओटीपी, चाहे तो मेल आईडी या फोन नंबर, किसी में भी, दोनों में सेम ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल करके क्या करोगे? आप लॉगिन करोगे। उसके बाद फिर चालू होता है बाबू पार्ट 2। कौन सा चालू होता है बाबू? पार्ट 2, जहां पे आपको डिटेल डालना पड़ता है। सर पार्ट 2 में क्या डिटेल डालना पड़ता है बाबू? जैसे आप अपना डिटेल डालोगे, कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कौन से बिजनेस है, ठीक है, किस ज्यूरिडिक्शन में आप आ रहे हो। उसके बाद अगर कॉम्पोजिशन में आप जाना चाहते हो, तो कॉम्पोजिशन का देख लो, डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर बिजनेस है वो डाल दो, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई है, या फिर टर्नओवर एक्सीड कर गया, क्या है, रीजन डाल दो बाबू। ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर जहां से बिजनेस कर रहे हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका एड्रेस डालो। अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी डाल देना साथ में। अगर कोई नेचर ऑफ एक्टिविटी, क्या क्या आप करने वाले हो, वो डिटेल डाल दो बाबू। डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी डाल सकते हो उसी समय या बाद में भी डाल सकते हो। और डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी है वो डालो। और लास्ट में बाबू आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। क्या करना होता है? आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। जैसे आधार ऑथेंटिकेट करोगे बाबू, आप लोग का एक एआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। उसके बाद वो क्या होगा? फर्दर प्रोसेस होगा। सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या होगा? ऑन द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिक, एआरएन नंबर जनरेट हो गया। A casual taxable applying for the registration get TRN for making an advance deposit of tax in the electronic cash ledger and acknowledgement issued only after सेड डिपॉजिट। मतलब अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या होता है ना, कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है ना, उसी समय उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। उसी समय हम उसको क्या करना पड़ता है? टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। एस्टिमेट करेगा कि मेरा इतना टर्नओवर होने वाला है, इतना सेल होने वाला है, इस पे मेरा इतना टैक्स बनेगा, वो क्या करेगा? एस्टिमेटेड टैक्स जमा कर देगा। तो जब तक वो टैक्स जमा नहीं करेगा, उसका एआरएन जनरेट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, कहां पे? प्रॉपर ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा बाबू? आगे एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर फॉरवर्ड करके चेक करेगा, चाहे तो एप्लीकेशन ग्रांट करना है या उसको रिजेक्ट करना है।
सर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बाबू हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख लिए। सर डिपार्टमेंट के साइड से कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है? सर डिपार्टमेंट के साइड से कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है बाबू? सबसे पहला, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किए हो और एप्लीकेशन सबमिट किए हो, क्या क्या किए बाबू? आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट आउट किया है और आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है। और ना डिपार्टमेंट conduct online verification of registration purpose by sending a link of Aadhaar authentication। आपके मेल आईडी फोन नंबर पे एक लिंक आएगा जहां पे आपको उस पर क्लिक करना है, अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद एक ओटीपी जनरेट होगा और वो ओटीपी आपको एंटर करना है। बाबू वो चीज कब तक कर लेना बाबू? विद इन 15 डेज कर लेना है। कब तक कर लेना है? विद इन 15 डेज कर लेना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन के अंदर कर लिया, अगर आधार ऑथेंटिकेशन 15 दिन के अंदर कर लिया, तो आगे फिर फर्दर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन एआरएन जनरेट हो गया, फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। सर फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, अगर उसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है बाबू, कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो जिस दिन आपका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ और जिस दिन एआरएन जनरेट हुआ बाबू, 7 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा? आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? जीएसटी नंबर मिल जाएगा। लेकिन सर अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी हुआ तो क्या डेफिशिएंसी हुआ बाबू? 7 दिन के अंदर में अगर कोई भी डेफिशिएंसी हुआ, अगर प्रोफेस ऑफिसर को लगा कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर हमको कोई शक हुआ उसको, तो आपको क्या भेजेगा? वो एक सोकॉज नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा? सोकॉज नोटिस भेजेगा, क्लैरिफिकेशन मांगेगा कि इसका हमको फर्दर क्लैरिफिकेशन दीजिए। कितने दिन के अंदर भेजेगा वो? 7 दिन के अंदर भेजेगा। आपको उसका रिप्लाई 7 दिन के अंदर करना है। उसके बाद फर्दर उसको क्या करेगा वो? 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन कितने दिन के अंदर फाइल करना बाबू? 7 दिन के अंदर करना है। उसके बाद अगर जो क्लैरिफिकेशन फाइल किए, आप जो क्लैरिफिकेशन फाइल किए, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि हाँ चलो मेरा डाउट्स जो था वो क्लियर हो गया, फिर 7 दिन के अंदर फर्दर 7 दिन के अंदर में क्या करेगा बाबू? वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या कर देगा? रिजेक्ट करेगा। सर एक बार और फिर से समराइज कर दीजिएगा। क्या? बिल्कुल कर देगा बाबू। आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया, 15 दिन के अंदर में क्या कर दिया बाबू? आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया। 15 दिन के अंदर में आपने क्या कर दिया? आधार ऑथेंटिकेट कर दिया। अपना आधार नंबर डाल करके, आधार ओटीपी डाल करके आपने ऑथेंटिकेट कर दिया, आपका एआरएन जनरेट हो गया। बाबू जैसे एआरएन जनरेट हुआ ना, 7 दिन के अंदर में, 7 डेज के अंदर में, आइदर वो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट अगर करता है तो जीएसटी नंबर दे देगा, अगर रिजेक्ट करता है बाबू तो आपको क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऊब देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। उसके बाद जब आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगा, वो कितने दिन में जमा करोगे बाबू? 7 दिन के अंदर में जमा करोगे। ये जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपने जो क्लैरिफिकेशन फाइल किया 7 दिन के अंदर में बाबू, वो 7 दिन में चाहे तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो जीएसटी नंबर दे देगा। कितने दिन के अंदर में? 7 दिन के अंदर में। या 7 दिन के अंदर में क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा बाबू, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको फिर से सारा एप्लीकेशन फिर से स्टार्टिंग से प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन सर आपने क्या किया था? आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज नहीं किया। आपने क्या किया था? आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज नहीं किया था, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया और फेल कर गए। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए चूज किया लेकिन फेल कर गए, तो क्या होगा बाबू? एक ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस टू बी कंडक्टेड। एक ऑफलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन मतलब क्या बाबू? आपको प्रॉपर ऑफिसर ऑफिस में बुलाएगा, बोलेगा आप कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के आए, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया बाबू, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी एक लेकर के जाओगे। ये प्राइमा फेसी वेरिफिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। एक वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद फिर आपका जैसे वो वेरिफिकेशन करेगा, आपका एआरएन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा बाबू? एआरएन जनरेट हो जाएगा। अगर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है एप्लीकेशन में, नो डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन, तो क्या बाबू? एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का। क्या करेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा प्लेस ऑफ बिजनेस का एंड वेरिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। और क्या करेगा बाबू? डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। और 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर वो? वहां पे 7 दिन का था, यहाँ पे कितना? 30 दिन के अंदर में क्या करेगा? आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा। अगर 30 दिन के अंदर में या 7 दिन के अंदर में नहीं करता है सर, तो डीम्ड मान लेंगे कि हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। उसके बाद आप ऑफिस में जाइए और बोलिए अब आप हमको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। अगर वो उस समय बोलता है कि नहीं आप मुझे ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट, नहीं सर आपका टाइम गया, आपको 7 दिन या 30 दिन के अंदर में मांगना था, आपने नहीं मांगा, अब आप नहीं मांग सकते। आगे अगर कोई भी डेफिशिएंसी लगा बाबू, अगर कोई भी डेफिशिएंसी लगा तो आपको नोटिस देगा 30 दिन के अंदर। आप वो डेफिशिएंसी को कितने दिन में रिप्लाई करोगे? 7 दिन के अंदर में रिप्लाई करोगे। अगर आपने रिप्लाई कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर रिप्लाई नहीं किया तो कैंसिल। अगर रिप्लाई कर दिया, एओ सेटिस्फाई हो गया, प्रॉपर ऑफिसर क्या हो गया बाबू? सेटिस्फाई हो गया, तो फर्दर 7 डेज में आपको क्या कर देगा? जीएसटी नंबर ग्रांट कर देगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगा, नहीं सेटिस्फाई हुआ तो क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बाबू? कि नॉर्मली ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन टेक्स प्लेस बट ऑन अ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस इन गुजरात एंड Pondicherry, biometric-based Aadhaar authentication along with photo and physical document verification started
एट नोटिफाइड फैसिलिटीज। मतलब क्या बाबू कि हम लोग ये जो ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं, आधार ओटीपी आता है हम लोग वो डाल देते हैं। लेकिन गुजरात में और पौंडीचेरी में क्या हो रहा है कि आप वहां पे आधार ओटीपी नहीं कर सकते, वहां पे कुछ फैसिलिटीज बनाए गए, कुछ आधार ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज बनाए गए जहां पे आपको जा करके अपना बायोमेट्रिक्स में से क्या आता है, फिंगरप्रिंट्स आ गए बाबू, आई स्कैन हो गया, वहां पे आपको जाना है, अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और वहां पे वेरीफाई करना है। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तभी आपका क्या जनरेट होगा बाबू, एआरएन जनरेट होगा बाबू। और ये जीएसटी काउंसिल का इस पे नोटिफिकेशन आया, आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं, मगर जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन आया कि अभी ऑल ओवर इंडिया बेसिस में ये अप्लाई होने वाला है। ये जो अभी बजट आया था उसमें आया था बाबू। आधार ऑथेंटिकेशन कौन करेगा बाबू, इंडिविजुअल के केस में तो हम लोग आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, क्योंकि सर मेरा इंडिविजुअल, हम अपने नाम पे बिजनेस ले रहे हैं, मेरे पास अपना आधार कार्ड है बाबू। लेकिन अगर इंडिविजुअल के अलावा भी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस बाबू, जैसे क्या हो गया, अगर आप एचयूएफ कर रहे हो, कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, या फिर कोई और प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, कोई और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, एचयूएफ के केस में चाहे तो कर्ता हो जाएगा, कंपनी के केस में चाहे तो एमडी या फुल टाइम डायरेक्टर हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म के बेस में पार्टनर हो जाएगा बाबू, अगर ट्रस्ट के बेस में तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो जाएगा, या अगर कोई और ऑथराइज सिग्नेटरी है तो वो हो जाएगा। तो ये लोग के बेसिस में इन लोगों का आधार नंबर पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा, क्योंकि बाबू ऑब्वियसली जानते हो कि ये जो कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, इन लोगों का आधार नहीं होता है। उसके बाद आगे बढ़ते बाबू, एवरी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन शैल गो अंडर द आधार ऑथेंटिकेशन इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर। उसके बाद बाबू ये आधार ऑथेंटिकेशन क्या सर, 2017 में जब जीएसटी आया था, 1 जुलाई 2027 2017 को सर, उसी समय से ये आधार ऑथेंटिकेशन चला कि नहीं बाबू, पहले आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था। तो सर जो पहले रजिस्ट्रेशन ले चुका है उन लोगों को क्या करना होगा, उन लोगों को भी आधार ऑथेंटिक करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सर आधार ऑथेंटिकेशन अगर नहीं करते तो सर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बाबू वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं पड़ेगा। अगर उनका जीएसटी कैंसिल हो गया और उस कैंसिल को वो रिवोक करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। अगर वो कोई रिफंड एप्लीकेशन डालना चाहता है बाबू आरएफडी 01 में, आरएफडी 01 में अगर वो कोई रिफंड एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो वो रिफंड एप्लीकेशन नहीं डाल पाएंगे। उसके बाद बाबू रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बाबू क्या होता है कि कस्टम में आप जो जीएसटी पे करते हो वहां पे उसमें वो जीएसटी रिफंड आ जाता है, तो एक्सपोर्ट में जो भी जीएसटी रिफंड आता है, क्या सर उस पे वो रिफंड ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन बाबू कुछ कुछ ऐसे जन है जिन लोगों पे आधार ऑथेंटिकेशन नहीं लगता है। अब ये पहले भी नहीं लगता था, पहले तो था ही नहीं कॉन्सेप्ट, अब भी उनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाने का जरूरत नहीं है। सर कौन कौन है, पर्सन नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बाबू सिटीजन ऑफ इंडिया है ही नहीं, आधार कार्ड है ही नहीं, तो आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करवाएगा। उसके बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है, उन लोगों को भी करवाने का जरूरत नहीं है। कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या कोई यूआईएन होल्डर है बाबू, यूआईएन मतलब बाबू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर है, उन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन करवाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आपको रजिस्ट्रेशन आ जाता है, आपको रजिस्ट्रेशन आ जाता है बाबू, पार्ट भी उसमें आता है जिसमें आपको बैंक डिटेल डालना पड़ेगा। उसमें क्या डालना पड़ता है, बैंक डिटेल डालना पड़ता है। सर कब तक बैंक डिटेल डालना पड़ता है, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके 30 दिन के अंदर, या जब भी आप पहला रिटर्न फाइल कर रहे हो, विचेवर इज अर्लियर, विचेवर इज अर्लियर। बाबू जब भी आपको रजिस्ट्रेशन मिला उसके जस्ट बाद आप जो रिटर्न फाइल करोगे, ऑब्वियसली आप आपके पास जीएसटी नंबर आ गया तो आप क्या फाइल करोगे, जीएसटी 3 फाइल करोगे नॉर्मली। तो जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या 30 दिन हो गया, जो भी पहले आता है, जो भी पहले आता है उसका आप क्या कर दोगे बाबू, आप बैंक अकाउंट डिटेल कर दोगे। सर जैसे सर एग्जांपल, अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिला बाबू 2 तारीख को, 2 मार्च को, कितनी तारीख को मिला, 2 मार्च को, बाबू मार्च का रिटर्न कब तक फाइल होता है, 11 अप्रैल तक। मगर बाबू यहाँ से 30 दिन कब तक हो जाएगा, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल। तो बाबू कब तक आपको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर देना है, 2 अप्रैल तक कर देना है। लेकिन सर अगर हमको वही रजिस्ट्रेशन मान लो 25 मार्च को मिला, कितना तारीख को मिला, 25 मार्च को, बाबू इसका भी रिटर्न कब तक जाएगा, 11 अप्रैल तक जाएगा। लेकिन यहाँ से 30 दिन कितना होता है बाबू, 25 अप्रैल तक। तो कब तक बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर लेना बाबू, 11 अप्रैल तक अपडेट कर लेना है, 11 अप्रैल तक अपडेट कर लेना है। हाँ कि ना। उसके बाद आगे बोलता है बाबू, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू बी इशूड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा बाबू, वो उसका फॉर्म का नाम क्या होता है बाबू, फॉर्म जीएसटी आरईजी 06, जीएसटी आरईजी 06, जिसमें आपका प्रिंसिपल या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी रहेगा। सर 3 पेज का होता है, सर कितने पेज का होता है, 3 पेज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है बाबू। आगे बढ़ते हैं बाबू, हम लोग अब इस पे काम क्या करेंगे सर, सर आप करेंगे हम लोग अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब क्या बाबू, आप जो भी रजिस्ट्रेशन लिए थे, जो भी डिटेल दिया, अगर उसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स होता है तो उसको आप अमेंड करोगे। सर अमेंडमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया, कुछ नॉन कोर फील्ड होते हैं, कुछ कोर फील्ड होते हैं, नॉन कोर फील्ड होते हैं और कुछ कोर फील्ड होते हैं। नॉन कोर फील्ड में क्या होता है,
बाबू कोई भी प्रॉपर ऑफिसर उसको वेरीफाई नहीं करेगा। आप अमेंड करना चाहोगे वो तुरंत अमेंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी कोर फील्ड में आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, किसमें, कोर फील्ड में अमेंडमेंट करना चाहते हो, तो उसमें पहले प्रॉपर ऑफिसर जो होगा उसको वेरीफाई करेगा, तभी वो चेंज होगा। सर कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड में क्या क्या आता है सर? जैसे नॉन कोर फील्ड में तुम्हारा आगे बाबू अगर कोई ईमेल आईडी चेंज करना चाह रहे हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाह रहे हो, या डे टू डे फंक्शन, कोई भी फंक्शन जो चेंज करना चाह रहे हो, क्या हो जाएगा बाबू, वो कहाँ पे आ जाएंगे, नॉन कोर फील्ड में आ जाएंगे। उसमें कोई भी प्रॉपर ऑफिसर चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कोर फील्ड है बाबू, क्या है वो, कोर फील्ड है, जैसे सर लीगल नेम बिजनेस, अगर कोई भी एड्रेस है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का, या कोई भी एडिशन डिलीशन ऑफ पार्टनर करता है, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर ये सब में कोई चेंजेस हो रहे हैं बाबू, ये सब क्या आते हैं, कोर फील्ड में आते हैं। जब भी आप इसको अमेंड करोगे, प्रॉपर ऑफिसर इसको वेरीफाई करेगा, तभी अमेंडमेंट होगा। सर कब अमेंडमेंट करना है बाबू? 15 दिन के अंदर। जब भी कोई भी चेंजेस आप कर रहे हो उसके 15 डेज के अंदर में आपको क्या करना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन की, सर हम ये चेंज करना चाहते हैं। अगर कोर फील्ड है बाबू तो जीएसटी कॉमन पोर्टल में जाओ, पीओ में परमिट अमेंडमेंट विद इन 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन। ऑब्वियसली प्रॉपर ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा, 15 दिन के अंदर में करेगा। अगर नॉन कोर फील्ड है बाबू, जीएसटी में जाओ, वो तुरंत अमेंडेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट कर देगा, तुरंत। जैसे आप वहां पे ईवीसी डालोगे, अपना ओटीपी डालोगे, तुरंत वो क्या हो जाएगा, जनरेट कर देगा, ठीक है। लेकिन बाबू कुछ चीजें हैं बाबू, इन द फॉलोइंग केस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी अमेंडेड, इन द फॉलोइंग केस रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी अमेंडेड, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आप कभी रजिस्ट्रेशन में वो चेंज नहीं कर सकते। आप जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो डाले थे, वो हमेशा वही चीज रहेगा। सर क्या है सर? सबसे पहला पैन कार्ड बाबू, आप याद करो ना, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका स्टार्टिंग का 2 डिजिट स्टेट का कोड था, 10 डिजिट पैन था बाबू, स्टेट कोड और पैन तो वही रहेगा ना। अगर आप करोगे, आपका जीएसटी नंबर ही चेंज हो जाएगा। इसलिए बोलता है गवर्नमेंट कि आप अपना स्टेट और पैन कार्ड कभी भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, लेकिन ये दो चीज हम चेंज करने नहीं देंगे। उसके बाद आता है बाबू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या आता है? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर कब कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है बाबू? एक होता है वॉलेंट्री कैंसिलेशन, एक होता है सुओ मोटो कैंसिलेशन। वॉलेंट्री कैंसिलेशन मतलब बाबू, बाबू ब्रेकअप देखो, ब्रेकअप, ब्रेकअप एक होता है ना कि हम लोग म्यूचुअली मिल करके डिसाइड करते हैं कि हम लोगों के बीच में अब चीजें वर्क नहीं कर रही है, हम लोग छोड़ देते हैं। मगर बाबू एक होता है यू डिजर्व समवन बेटर, माइंड गेम्स खेलना चालू कि आप ब्रेकअप कर लो, अब हम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना बाबू। रजिस्ट्रेशन भी उसी प्रकार से बाबू, म्यूचुअली डिसाइड किए, क्या किए बाबू, म्यूचुअली डिसाइड किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री कैंसिलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री कैंसिलेशन बाबू। मगर यू डिजर्व समवन बेटर, यू डिजर्व समवन बेटर मतलब क्या, सुओ मोटो कैंसिलेशन। सर वॉलेंट्री कैंसिलेशन और सुओ मोटो कैंसिलेशन का क्या क्या सिचुएशन, एकदम प्रॉपर ब्रेकअप का सिचुएशन है बाबू। देखो वॉलेंट्री कैंसिलेशन का मतलब क्या है बाबू, आप लोग के बीच बीच में चीजें वर्क नहीं कर रही, मतलब बाबू जो भी बिजनेस कर रहे थे आप, चाहे वो डिसकंटिन्यू हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसकी शादी हो गई, अमलगमेट मर्जर कहीं और चली गई, डीमर्जर डिस्पोजल, डेथ ऑफ पार्टनर, तो बाबू वॉलेंट्री कैंसिल हो गया। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बाबू, मतलब अभी आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, वो किसकी बीवी बनने वाली है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस बाबू, क्या वॉलेंट्री कैंसिल, आप चाह करके भी आप लोग साथ में नहीं रह सकते, वॉलेंट्री कैंसिल करना पड़ेगा। नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22-24 बाबू, जिस लिए चीज के लिए रिलेशनशिप में आए थे, जैसे आपके दोस्त आप लोग दोनों को चिढ़ाते थे कि आप लोग दोनों दो साथ में अच्छे लगते थे, अब दोनों आप लोग साथ में रिलेशनशिप में आ गए, प्रेशर के कारण रिलेशनशिप में आ गए, अरे वो दोस्त ही नहीं रहे, वो जो कंडीशन 22 और 24 में था वो कंडीशन ही नहीं रहा, आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, आप कैंसिल कर सकते हो। या फिर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, आप लोगों ने खुद म्यूचुअल डिस्कशन से आप लोगों ने रिलेशनशिप में आए थे, मगर आप बोल रहे कि नहीं यार हम लोगों ने जिस चीज के लिए आए थे वो नहीं वर्क कर रहा है, अब हम लोग खत्म करते, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिए थे, अब उसको आप खत्म कर रहे हो। आगे क्या बोल रहा है सर, सो मोटो कैंसिलेशन, यू डिजर्व समवन बेटर, माइंड गेम खेलना चालू हो। सबसे पहला क्या, आपने जो प्यार किया था वो फ्रॉड और विलफुल मिस्टेक या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, आपने उसको जाकर के बोला कि मैं ये करता हूँ, मेरे पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं था, वो सपरेशन ऑफ द फैक्ट्स। उसी प्रकार से जब रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, आपने कोई फ्रॉड किया, कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया, या जो डॉक्यूमेंट सबमिट करा था उसको छुपा करके रखा, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल। पता चलेगा वो, जैसे ब्रेकअप, जैसे गर्लफ्रेंड को पता चलता है ब्रेकअप हो जाता है, उसी प्रकार से अगर डिपार्टमेंट को पता चला तो आपका जीएसटी नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था, मगर आपने 6 महीने तक बिजनेस ही चालू नहीं किया, आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आ गए, आप लोग दोनों रिलेशनशिप में आ गए, आपको उसने मौका दिया, अब वो 6 महीने तक ना उससे मिल रहे हो, ना बात कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, किस बात का रिलेशनशिप, क्या हो जाएगा, आपको बॉयफ्रेंड के पद से हटा दिया जाएगा, मतलब आपका जीएसटी नंबर क्या कर दिया जाएगा बाबू, कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद नॉट फाइल रिटर्न बाय द कंपोजिशन सप्लाई बियॉन्ड द 3 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब बाबू क्या है, सिंपल सा कि बाबू रिलेशनशिप में आओ तो गिफ्ट्स तो टाइम टू टाइम देने पड़ेंगे, फ्लावर्स देने पड़ेंगे, गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, आप दे ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार से जीएसटी
नंबर लिया आपने, रजिस्ट्रेशन ले लिया, रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे का भी अगर कुछ कंडीशन अगर आप कॉन्ट्रावेंट करते हो बाबू, तो भी उस केस में क्या हो जाएगा, जीएसटी कैंसिल। सर क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहला, बिजनेस जहां पे रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस डाले वहां पे आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, सबसे पहला। उसके बाद कोई भी प्रोविजन को वॉयलेट करो। सर कौन सा प्रोविजन, एंटी प्रॉफिटिंग का प्रोविजन को अगर वॉयलेट कर रहे हो। आपने बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करना था बाबू 30 दिन का, जो ऊपर में लिमिट पड़े थे जीएसटीआर वन विच इज अर्लियर वाला, आपने वो फुलफिल नहीं किया। आप इनवॉइस और बिल इशू कर रहे हो बिना सप्लाई किए हुए, फेक बिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू। आप आईटीसी अवेल कर रहे हो वॉयलेशन ऑफ एक्ट करके बाबू, सेक्शन 16, सेक्शन 17 फैक्ट 17, और उसके बाद कुछ रूल्स को लेकर के जहां पे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं, उस रूल का वॉयलेशन करके आप क्या कर रहे हो, इनपुट क्लेम कर रहे हो, तो भी आपका जीएसटी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको मंथली रिटर्न फाइल करना था, 6 महीना तक रिटर्न नहीं फाइल किया, जीएसटी कैंसिल। आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे, 2 टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर का रिटर्न नहीं फाइल किया, आपका जीएसटी कैंसिल। उसके बाद बाबू अगर कोई भी वॉयलेट द रूल ऑफ 86 बी 99%, मतलब 86 भी क्या बोलता है बाबू, अगर आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है, तो नो मैटर आपका कितना भी इनपुट हो, आपको 1% आउटपुट सप्लाई का 1% क्या करना पड़ेगा बाबू, कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, कैश में या बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा। आप पूरा पूरी इनपुट से यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर उस रूल को आप वॉयलेट करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। हाँ कि ना। अगला आता है बाबू सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगला क्या आता है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला वॉलेंट्री कैंसिलेशन, सो मोटो कैंसिलेशन। अगर आप वॉलेंट्री कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे, ऐसा थोड़ी कि आज आप गए कि वॉलेंट्री कैंसिलेशन कर रहे हो और गर्लफ्रेंड बोलती ठीक है जाओ, पहले वो चेक करेगी कि क्या रीजन है कि आप छोड़ करके जा रहे हो। अगर वॉलेंट्री कैंसिलेशन में वो पहले चेक किया जाएगा, जिस दिन आप सबमिट किए और कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर, पहले पूरा सारा फैक्ट्स को एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद वो जीएसटी क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है बाबू। तो सर इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा, सर इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन क्या हो जाएगा, जिस दिन भी आपका सस्पेंड हुआ बाबू, डेट ऑफ सस्पेंशन जिस दिन हुआ वो, या फिर जिस दिन भी कैंसिलेशन हुआ विच एवर इज लेटर, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, डेट ऑफ सस्पेंशन मान लेंगे। लेकिन बाबू सुओ मोटो कैंसिलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सुओ मोटो कैंसिलेशन हो रहा है, तो बाबू जिस दिन भी डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड किया, जिस दिन भी आपको डिपार्टमेंट सस्पेंड किया, उसी दिन से क्या मान लेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन मान लेंगे। वाइल रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है बाबू, आपको भी सप्लाई नहीं कर सकते हो, आप रिटर्न फर्निश नहीं कर सकते, मतलब बाबू ना उसके साथ बात होगा, ना उसको तुम गिफ्ट दे पाओगे, ना तुम सप्लाई कर पाओगे, ना तुम रिटर्न फाइल कर पाओगे। हाँ कि ना। उसके बाद सस्पेंशन शैल बी रिवोक्ड विद इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन डेट। अगर इन फ्यूचर पता चला कि बाबू नहीं कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए था, कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए था, सस्पेंशन रिवोक हो गया, आपका क्या हो गया, सस्पेंशन रिवोक हो गया, तो सर इफेक्टिव डेट क्या कब से रिवोक होगा, सर जिस दिन बोलेगा उस दिन नहीं, पुराने डेट से बाबू। तो बीच में जैसे अगर मान लो कि आपका रिलेशनशिप चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू, रिलेशनशिप चल रहा है, और बीच में आप लोगों का ब्रेकअप पैचअप चलता है, तो क्या बीच वाला जो ब्रेक होता है उसको हटा देते हो क्या, कि नहीं इस बीच में हम लोग नहीं थे तो ये हम लोग का रिलेशनशिप पीरियड नहीं था, ये भी आप लोगों के रिलेशनशिप पीरियड में आ जाता था। अगर बीच में से आपका अगर कोई चीज सस्पेंड किया गया, तो वो भी क्या हो जाएगा बाबू, उसको नहीं माना जाएगा, बैक डेट से ही क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली माना जाएगा। हाँ कि ना। उसके बाद आता है बाबू प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चल गई, गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चल गई, सर उसको कैसे मनाए बाबू, उसी प्रकार से जीएसटी कैंसिल हो गया, उसको वापस से कैसे रिवोक करे। देखो बाबू यहाँ पे रिवोकेशन के लिए बोलता है आपको 90 दिन के अंदर में ऑर्डर, 90 दिन के अंदर में क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बाबू, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर 90 दिन कब से, सर जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपके नाम पे निकलेगा ना, उस दिन के वहां से 90 दिन। सर इसको क्या सर एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ बाबू 180 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 90 प्लस 90 कितना, 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना, 90 प्लस 90 मतलब फर्दर 90 डेज का और टाइम मिल जाएगा। लेकिन आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बाबू, वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अब जब भी एप्लीकेशन आप सबमिट करोगे बाबू, अगर विद इन टाइम लिमिट अप्लाई कर दिए तो ठीक है, 30 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर में चाहे तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके क्या कर देगा बाबू, जीएसटी रिवोक कर देगा। आपने रिक्वेस्ट किया गर्लफ्रेंड को, अपने रीजन बताया कि क्योंकि कैंसिल हुआ था, अगर डिपार्टमेंट को अच्छा लगा, 30 दिन के अंदर में क्या करेगा, बोल चलो ठीक है हम लोग जो ब्रेकअप है वो खत्म, मतलब वो जो जीएसटी कैंसिल हुआ था वो खत्म, वापस से अब हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, आपका जीएसटी वापस से एक्टिव हो गया। अगर नहीं हुआ बाबू, अगर उसको कुछ डाउट हुआ, गर्लफ्रेंड को अगर कुछ डाउट हुआ, आपको एक एप्लीकेशन देगी, क्या देगी, सुकॉज नोटिस देगी बाबू, सुकॉज नोटिस देगी कि तुम मेरा ये सब चीजों का जवाब दो, क्या करो, ये चीजों का जवाब दो। कितने दिन के अंदर में जवाब देना, 7 दिन के अंदर में जवाब देना, 7 दिन के अंदर में जवाब देना बाबू, 7 दिन के अंदर में जवाब दोगे। अगर जवाब उनको अच्छा लगा 30 दिन के अंदर में, तो चाहे तो जीएसटी वो वापस से रिवोक कर देगा, या फिर वो कैंसल्ड ही रहेगा, चाहे तो वो रिवोक कर देगा या फिर वो कैंसल्ड ही रहेगा। हाँ कि ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या आता है बाबू, यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूआईएन मतलब बाबू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन यूआईएन ले सकता है सर,
कौन ले सकता है यूआईएन बाबू? स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस के कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है या कोई उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गए बाबू, स्पेशलाइज्ड यूएन का डब्ल्यूएचओ हो गया, ये लोग को क्या होगा, यूआईएन होल्डर हम लोग बोलेंगे। ये लोग यूआईएन में रजिस्ट्रेशन लेंगे। कोई कॉन्सुलेट हो गया, कोई एम्बेसी हो गया, जैसे अमेरिका का एम्बेसी हो गया, वो फ्रांस का एम्बेसी हो गया, यूरोप का एम्बेसी हो गया, ये सब कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेंगे? यूआईएन के अंदर में रजिस्ट्रेशन लेंगे बाबू। किस पर्पज के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हैं बाबू? टू ऑब्टेन रिफंड ऑफ द टैक्स, टू ऑब्टेन द रिफंड ऑफ द टैक्स। जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होगा उसके लिए। सर कौन सा सप्लाई? सर वो जो पर्सनल ले रहे हैं या फिर वो उनका जो एम्बेसी है या उनका जो ऑफिस है उसके लिए? बाबू ऑफिस के लिए पर्सनल वाला पे कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा बाबू। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज होता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है बाबू? सेंट्रलाइज होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता, मतलब दिल्ली में जाकर के इनको एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यूआईएन होल्डर इज नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, हेंस नॉट टैक्सेबल बाबू। यूआईएन होल्डर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानता होगा, इसलिए इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मगर ये रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इसको हम लोग कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मानेंगे और इस लोग कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। कैसे लेगा बाबू? एप्लीकेशन सबमिट करेगा बाबू। यूआईएन होल्डर क्या करेगा? एप्लीकेशन सबमिट करेगा बाबू। एप्लीकेशन के साथ में वो एक रिकमेंडेशन लगाएगा, किसका बाबू? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो होगा वो एक रिकमेंडेशन लगाएगा। सर इसमें भी क्या होगा सर, ये एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, ऐसा हो सकता है बाबू? एक सिंपल सा बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अगर रिकमेंडेशन होगा तो जीएसटी काउंसिल के पास होगा क्या हिम्मत उस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर दे? नहीं बाबू, कुछ नहीं है। जैसे अगर ये मिलता है 3 दिन के अंदर में क्या कर देना, यूएन को जो भी पर्सन अप्लाई करेगा उसको क्या दे देंगे बाबू? हम लोग यूआईएन नंबर दे देंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे। हाँ कि ना? कुछ स्पेशल प्रोविजन है बाबू अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन है बाबू। हम लोग ऊपर में 2 चीज पढ़ते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। क्या होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या होता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन? सबसे पहला बाबू, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन है बाबू? अ पर्सन हु इज ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन। ओकेजनली बाबू ऑब्वियसली जब मेला लगता है तब आते हैं उन लोग। कहाँ पे? स्टेट और यूटी वेयर ही हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। और वो किस चीज के लिए कर रहा है? वो बिजनेस के लिए ही कर रहा है, मगर वो जो ठेला लगा रहा है या फिर जो भी स्टॉल लगा रहा है वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हैं। उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 24। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा सर? रजिस्ट्रेशन 01 फॉर्म 01 में लेगा। पैन उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है, 5 दिन पहले उन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है बाबू। इन लोगों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं होता है। आईटीसी ले सकता है, किस किस पे? इनपुट पे, सर्विसेज पे या कैपिटल गुड्स, सब पे ये आईटीसी ले सकता है। रिक्वायर्ड टू सबमिट एडवांस है कि लोग एडवांस में टैक्स देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टैक्स देना पड़ता है। लेकिन बाबू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन है? वो पर्सन हु इज ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजेक्शन बट नो फिक्स प्लेस बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में कहीं पे भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर सर इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हुआ तो अब उसको एनआर नहीं फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में लेंगे। इसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बाबू अंडर सेक्शन 24। फॉर्म इसके लिए कौन सा बाबू? 09 फॉर्म नंबर 09। इसको पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, पैन रिक्वायर्ड नहीं होता, इसको भी 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके लिए भी कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है बाबू। और ये सिर्फ आईटीसी इंपोर्टेड गुड्स पे ले सकता है, मतलब बाबू बाहर से जो गुड इंपोर्ट करके ला रहा होगा ना उसी पे इसको आईटीसी मिलेगा। इंडिया में जो भी इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स खरीदेगा उस पे इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, उस पे इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको भी क्या करना पड़ता है? वो एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वो एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है। कुछ कॉमन पॉइंट है बाबू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का। सर क्या कॉमन पॉइंट है? कितने दिन के लिए बाबू? जितना दिन का मेला है या 90 दिन, विचेवर इज लोअर, विचेवर इज लोअर, वो मैक्सिमम उतने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकता है बाबू। प्लस 90 दिन बढ़ा सकता है, मतलब 90 डेज का रजिस्ट्रेशन मिलेगा प्लस 90 डेज हो सकता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 180 दिन। तो अगर सर 180 दिन से ज्यादा हो गया बाबू, क्यों कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन बोल रहे हो? फिर उसको बोलो नॉर्मल में रजिस्ट्रेशन ले। अगर किसी स्टेट में जाकर के आप 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कर रहे हो और आप बोल रहे हो आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, बोलता है हम नहीं मानते। आप एक काम करो, आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के अंदर में, और जब भी आपका रजिस्ट्रेशन, जब भी आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा, उस समय जीएसटी कैंसिल करवा लेना। उस समय क्या करवा लेना बाबू? जीएसटी कैंसिल करवा लेने। हाँ कि ना? ये था बाबू तुम लोगों का पूरा पूरी रजिस्ट्रेशन चैप्टर। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म कर लिया अप्रोक्सीमेटली बाबू। हम लोगों को 50 से 55 मिनट लगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म करने में। ये एक समरी चार्ट बनाया हुआ है बाबू रजिस्ट्रेशन का पूरा अच्छा से। ये पीडीएफ में आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाबू। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये रिवीजन वीडियो आप लोगों को लगा कि आप लोगों को हेल्प कर रहा है इस चैप्टर को अच्छा से करने में, समझने में, तो इस वीडियो को लाइक करें बाबू। कमेंट में जाकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर कुछ लगता है कि सर ये चीज सुधारना चाहिए, आप कमेंट में जाकर के बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, और अपने उस दोस्तों के साथ शेयर कर ले जो भी अपना भी एग्जाम अपीयर करने जा रहा है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए सबक है।